हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में सी टेट एग्जाम के लिए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सी टेट का एग्जाम दिसंबर में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। दूसरा विकल्प है पवन अपर्दन। तीसरा विकल्प है मानव निर्मित गतिविधि और चौथा विकल्प है सैलों का गिरना। तो जो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, उनके निर्माण के लिए जो कारण है उसका चयन करना है। तो इसमें ये विकल्प सही होगा, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, यही इसका प्रमुख कारण है समुद्री गुफाओं के बनने का। अगला प्रश्न है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है मध्य तापमान और वर्षा। दूसरा विकल्प है भारी वर्षा और उच्च तापमान। तीसरा विकल्प है निम्न वर्षा और उच्च तापमान और चौथा विकल्प है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, बी वाला, भारी वर्षा और उच्च तापमान। ये प्रश्न जो है अभी जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न लिए हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला विकल्प लिखा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के तेज सही 1/2 अंश उत्तर में स्थित है। दूसरा विकल्प है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तीसरा विकल्प है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के तेज सही 1/2 अंश दक्षिण में स्थित है। और चौथा विकल्प है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो अक्षांशों के बारे में जो सही है वो बताना है। तो इसमें बी विकल्प सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बी विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। पहला विकल्प है विषुवत रेखा। दूसरा विकल्प है मकर रेखा। तीसरा विकल्प है उत्तर ध्रुवीय वृत्त और चौथा विकल्प है कर्क रेखा। तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ए विकल्प इसमें सही है। अब विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा है जो खींची गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ये कथन लिखे हैं और ग्लोब के बारे में जो सही है वो बताने हैं। पहला कथन लिखा है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए। दूसरा कथन है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। तीसरा कथन है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। और चौथा कथन है यह अंडाकार आकृति में है। जिसमें जो सही कथन है वो बताने। तो इसमें पहला कथन सही है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। लेकिन ये अंडाकार आकृति में है, ये गलत है। तो ए, बी और सी सही है, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। यहाँ कारण गलत लिख दिया है, कारण का चयन कीजिए।
पहला लिखा है उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब। दूसरा विकल्प है निम्न वायु दाब। तीसरा विकल्प है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त। और चौथा विकल्प है आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त। मौसमी घटनाएं नहीं होती है इसमें, सी विकल्प सही है। इसलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल आदर्श होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि यह है, ये करना है इसमें। पहला विकल्प है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। दूसरा विकल्प है अंतर्वर्म भूमि के नीचे से गर्म होती है। अंतर्वर्म किसे कहते हैं? जो भूमि के नीचे से गर्म होती है। तीसरा विकल्प है गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है। और चौथा विकल्प है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। डी विकल्प इसमें सही है, यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संसाधन पर निम्नलिखित में से गलत कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। कारण सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है और पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें गलत कथन बताना है। इसमें जो सी विकल्प है वो गलत है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये गलत है। सी विकल्प इसमें गलत है। और यहाँ पे कारण लिखा है, गलत लिख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? पहला विकल्प है जल मार्ग, दूसरा विकल्प है रेल मार्ग, तीसरा विकल्प है वायु मार्ग और चौथा विकल्प है सड़क मार्ग। तो प्रश्न में पूछा गया है भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन पूछा गया है, तो वो जल मार्ग है। ये विकल्प इसमें सही है। जो आयात निर्यात होता है वो जल मार्ग से ही किया जाता है। ये विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। पहला विकल्प है भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, दूसरा विकल्प है भक्ति गायकों को, तीसरा विकल्प है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को और चौथा विकल्प है ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो 1873 में ज्योतिराव फुले की जो किताब आई थी वो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? पहला विकल्प है बेगम अनीस किदवई, दूसरा विकल्प है मुमताज अली, तीसरा विकल्प है हजारा बीबी इस्माइल और चौथा विकल्प है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। मुमताज अली एक समाज सुधारक थी। इन्होंने ही कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पहला विकल्प है कोल्डी अबा, दूसरा विकल्प है इनाम गांव, तीसरा विकल्प है ब्रह्मगिरी और चौथा विकल्प है हुलसगी।
तो इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? पहला विकल्प है चिरांद, दूसरा विकल्प है महागढ़, तीसरा विकल्प है हन्नूर और चौथा विकल्प है बुर्ज बोम। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बुर्ज बोम। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम ग्रंथ है लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया? पहला विकल्प है केरल का मंदिर रंगमंच, दूसरा विकल्प है चेरों की राज्य कार्य निर्वहन की कला, तीसरा विकल्प है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र और चौथा विकल्प है संगीत। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा प्रश्न उत्तर सही है। तो इसमें जो लीला तिलकम था वो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर लिखा गया है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमार जीवोन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? पहला विकल्प है आशा पूर्णा देवी, दूसरा विकल्प है कादम्बिनी गांगुली, तीसरा विकल्प है रास सुंदरी देवी और चौथा विकल्प है इंदिरा देवी चौधरानी। तो आमार जीवोन नाम की जो पुस्तक है वो रास सुंदरी देवी द्वारा लिखित है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, सी विकल्प इसमें सही है। इनका जन्म जो है बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? पहला विकल्प है सतनामी आंदोलन, दूसरा विकल्प है मतुआ संप्रदाय, संप्रदाय को ही पंथ कहते हैं, सी विकल्प है ब्रह्मो समाज और डी विकल्प है सनातन धर्म सभा। तो जो हरिदास ठाकुर थे वो मतुआ संप्रदाय के नेता थे, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था, फिल करना है इसमें। पहला विकल्प है सामाजिक विकास, दूसरा विकल्प है लैंगिक समानता, तीसरा विकल्प है राजनीतिक समाधान और चौथा विकल्प है आर्थिक विकास। तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आर्थिक विकास के लिए किया गया था, डी विकल्प इसमें सही है। ये जो आयोग था इसने भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन 2015 में इसे नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, ये भी याद रखना है। तो इसमें डी विकल्प सही है, आर्थिक विकास के लिए। अगला प्रश्न है, प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्लूटो अब ग्रह, ये बताना है। पहला विकल्प है क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया, दूसरा विकल्प है क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए, सी विकल्प है क्योंकि यह हमारे सौरमंडल से बाहर हो गया है और चौथा विकल्प है क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बी विकल्प सही है, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे IAU कहते हैं, ग्रह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया और प्लूटो नए स्थापित मानदंडों को पूरा नहीं करता था, तो इसलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, इसलिए यह अब ग्रह नहीं है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर
मिलती है। पहला विकल्प है यमुना, दूसरा विकल्प है कावेरी, तीसरा विकल्प है नर्मदा और चौथा विकल्प है गंगा। तो जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी होती है? सिलिका एवं, और दूसरा बताना है। एक तो सिलिका है और दूसरा कौन सा है ये बताना है। पहला विकल्प है एल्युमिना, दूसरा विकल्प है मैग्नीशियम, तीसरा विकल्प है निकेल और चौथा विकल्प है फेरस। तो महासागर की जो परपटी होती है वो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है आर्गन और चौथा विकल्प है ऑक्सीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है भूमंडलीय तापन। तो किस गैस के बढ़ने के साथ होता है? बी विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग, इसका ही संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, इसी गैस का। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। कौन सा देश भारत के साथ लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है? पहला विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है म्यांमार और चौथा विकल्प है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। बांग्लादेश भारत के साथ लंबी भूभागीय सीमा रेखा को साझा करता है। कितनी है इसकी लंबाई? 4096 किलोमीटर लगभग है। भारत के साथ इतनी लंबी सीमा रेखा को साझा करता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है। किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है मक्का, दूसरा विकल्प है कॉफी, तीसरा विकल्प है चाय और चौथा विकल्प है कपास। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, कपास। कपास की जो फसल होती है इसे पनपने के लिए भरपूर गर्मी चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है। गर्म मौसम की फसल है ये, इसलिए इसे 210 पाला रहित दिन चाहिए और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। डी विकल्प इसमें सही है। वन को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत वन को शामिल किया गया है ये बताना है। पहला विकल्प है राज्य सूची, दूसरा विकल्प है केंद्र सूची, तीसरा विकल्प है समवर्ती सूची और चौथा विकल्प है पंचायत। तो जो वन है उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। सी विकल्प इसमें सही है। कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? पहला विकल्प है भारत का संघीय न्यायालय, दूसरा विकल्प है पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है वो भारत का संघीय न्यायालय है। ए विकल्प इसमें सही है। इसी को माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? पहला विकल्प है बम्बई उच्च न्यायालय, दूसरा विकल्प है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरा विकल्प है कलकत्ता उच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है मद्रास उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये जो न्यायालय था 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। उसमें इलाहाबाद शामिल नहीं था और नहीं यह पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प इसमें सही है। 1862 में जो 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, 3 उच्च न्यायालय, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन थे? ये सामाजिक अध्ययन का ही प्रश्न है, ये मत समझना हिंदी का प्रश्न है। ये सामाजिक अध्ययन में ही पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। पहला विकल्प है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा विकल्प है कबीर और चौथा विकल्प है प्रेमचंद। जूठन के जो लेखक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति रिपोर्ट में भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? पहला विकल्प है मुस्लिम, दूसरा विकल्प है आदिवासी, तीसरा विकल्प है सिख और चौथा विकल्प है परलैंगिक। तो जो सच्चर समिति रिपोर्ट थी उसने मुस्लिम समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था, ये विकल्प इसमें सही है। तो ये सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज 28 प्रश्नों को लिया है। प्रतिदिन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।